नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम पढ़ेंगे आज राजस्थान का भूगोल, जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के लिए बहुत कारगर साबित होगा। जो हम पढ़ाएंगे आपको। तो हम पहले राजस्थान के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि राजस्थान के बारे में क्या क्या पढ़ना हमें। राजस्थान की भूगोल के अंदर नदियाँ, पहाड़, झीलें, झरने और जलवायु, जनसंख्या, ये कुछ हम पढ़ने वाले हैं। और आसपास की सीमाएं ये किन से लगती है, ये भी हम पढ़ेंगे राजस्थान के भूगोल के अंदर। तो हम पहले राजस्थान के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जैसे कि महाभारत के टाइम में राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता था उसको मरुकांत्र बोला जाता था। अकबर के नवरत्नों में से एक मध्यकालीन इतिहासकार अबुल फजल ने भौगोलिक क्षेत्र के लिए, जो हमारा राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र है, उसको मरुभूमि कहा था। तो हमें ये कभी कभार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि अबुल फजल ने राजस्थान की मरुभूमि या राजस्थान के क्षेत्र को क्या कहा था, तो उसको मरुभूमि कहेंगे। और महाभारत में इसका मरुकांत्र बोला जाता था। ये हमें ध्यान रखना है। और आगे की बात है कि जॉर्ज थॉमस प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1800 में भौगोलिक क्षेत्र को राजपुताना नाम से संबोधित किया था। यानी हर बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि राजपुताना क्षेत्र है या राजपुताना नाम किसने दिया था। तो इसका प्रथम याद रखना आपको, जॉर्ज थॉमस प्रथम। इसके पीछे नाम ही प्रथम लगा हुआ है। तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में। एक शब्द है मरुकांत्र और ये हो जाएगी मरुभूमि। और अगला हो जाएगा, जॉर्ज प्रथम ने राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को पहली बार राजपुताना कहा था। ये कुछ हमें याद रखने हैं। और फिर चलते हैं हम अगले टॉपिक पर। विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में 1805 में इस तथ्य का उल्लेख किया था कि जॉर्ज थॉमस प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने इस क्षेत्र को राजपुताना कहा था। यानी हर बार हर कोई एग्ज़ाम में इसका नाम पूछा जाता है कि राजपुताना नाम देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो आपको याद रखना है, जॉर्ज थॉमस प्रथम, जिन्होंने पहली बार राजपुताना नाम कहा था। और कर्नल जेम्स टोड ने अपने ग्रंथ, ये नाम किताब का नाम आप याद रखना, ग्रंथ बोला जाएगा, ग्रंथ नहीं किताब है, आप याद रखना, द एनालिटिकल एंड एनक्यूटीज ऑफ राजस्थान। इसको सर्वप्रथम इस क्षेत्र को राजस्थान नाम से संबोधित किया। यानी कर्नल जेम्स टोड थे जिन्होंने अपनी किताब के अंदर से पहली बार राजस्थान नाम का जिक्र किया था। और ये किताब सबसे पहले 1829 में प्रकाशित हुई थी। कर्नल जेम्स टोड। अब कर्नल जेम्स टोड के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जान लेते हैं। चलिए, कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान का इतिहास का पितामह कहा जाता है। और इनको राजस्थान का इतिहास का पितामह कहा जाता है, यानी इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड को बोला जाता है। इनको घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। ये राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए घोड़े पे बैठकर पूरे राजस्थान को घुमा था। इन्होंने इतिहास लिख रहे थे जब पूरे राजस्थान के घोड़े पर बैठकर पूरे राजस्थान के अंदर घूम कर इतिहास की कुछ स्रोत इकट्ठा कर रहे थे। तो जब ये घूम रहे थे घोड़े पर बैठे, इसीलिए इनको घोड़े वाले बाबा कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड को। ये एक अंग्रेज अधिकारी थे जो भारत में आए थे। कर्नल जेम्स टोड ने सर्वप्रथम राजस्थान को राजस्थान या रजवाड़ा कहकर संबोधित किया था। ये दो नाम और इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। और अगला आ जाएगा, कर्नल जेम्स टोड द्वारा जो लिखी गई किताब थी, जो बहुत उनके बाद में बहुत टाइम बाद में ये यहाँ इंडिया के अंदर यहाँ रिलीज हुई थी या प्रकाशित की गई थी। इसका नाम था द एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये आपको नाम याद रखना है, बार बार पूछे जाते हैं, ये याद रखना है। और इसका दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ये भी नाम कहा जाता है। ये कुछ राजस्थान के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो हमें याद रखने थे। और अब राजस्थान की हम स्थिति के बारे में पता करेंगे। तो पहले तो आपको राजस्थान का आपको पता होना चाहिए राजस्थान का मैप कैसा है। तो मैं आपको मैप बनाकर बताता हूँ कि राजस्थान का मैप कैसा है। इसको
पतंगाकार भी बोलते हैं। ऐसे करके ये ऐसे कुछ बना होता है राजस्थान का मैप, और आपको याद रखना है। यहाँ ये कुछ ऐसा प्रैक्टिकल साफ तो नहीं दिखेगा आपको, फिर भी हम बता देते हैं कि राजस्थान का मैप। हाँ, तो इसकी जो अब इसकी राजस्थान की स्थिति है वो इंडिया के क्षेत्र में कहाँ है, वो आपको इंडिया के क्षेत्र में आपको याद रखनी है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है राजस्थान, और राजस्थान की आकृति जो पतंगाकार है। अब इसकी अक्षांशीय जो देशांतर अक्षांशीय रेखाएं हैं उनके बारे में थोड़ा पता कर लेते हैं कि ये हकीकत में राजस्थान है कहाँ। जो हम ये अक्षांश और ये ग्लोब में होती है रेखाएं, तो हम उनको देख लेते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23.5 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में है। यानी ये नीचे से यहाँ होगा, यहाँ ये जो पॉइंट है ना राजस्थान का नीचे जो बांसवाड़ा वाला, उस ये होगा 23 डिग्री 3 मिनट, और जो ऊपर श्री गंगानगर के अंदर जो पॉइंट है वो होगा 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। दोनों को उत्तरी अक्षांश बोलेंगे क्योंकि ये ग्लोब के अंदर है ना, जो इंडिया आता है ना ग्लोब के अंदर, वो उत्तरी अक्षांश के यानी भूमध्य रेखा के ऊपरी क्षेत्र के अंदर आता है। और अब हम आगे बढ़ेंगे कि ऊपरला जो गगन हिस्सा हो गया 30 डिग्री 12 मिनट के बीच में हो गया। फिर आता है हमारा देशांतरीय, जो आडी रेखाएं होती है उनको देशांतरीय रेखाएं बोलते हैं, और जो खड़ी रेखाएं होती है उनको अक्षांशीय रेखाएं बोलते हैं। और अब जो आती है जो ये पार्ट है ना जैसलमेर के साइड वाला, ये होता है हमारे 69 डिग्री 30 मिनट से, यहाँ की ये जो दूरी है और इसके बीच में आ जाएगा, ये हमारे धौलपुर का क्षेत्र है। अंतिम पॉइंट होगा 78 डिग्री 17 मिनट के बीच में, और इसको पूर्वी देशांतर बोलते हैं। यानी जो ये है ना, ये तो हो गया ग्लोब हमारा। ग्लोब के अंदर उत्तरी भाग में तो है ही है भारत उत्तरी भाग में होने के बाद में जब यहाँ से देखते हैं ना, तो इस साइड से देखते हैं तो ये पूर्वी भाग में आ जाए। इसलिए जो हमारा ये देशांतरीय रेखाएं होती है ये पूर्वी भाग बताती है, ये ऐसे निकलती है ना पूर्वी साइड, तो ये हमारा इंडिया यहाँ लोकेट करता है, तो इसी हिसाब से ये पूर्वी देशांतर बोला जाता है। और उत्तरी देशांतर नीचे ये आ जाएगा दक्षिणी देशांतर, ये हो जाएगा उत्तरी देशांतर। तो इसे याद रखना आप सभी को। हाँ, ये हो गई। और फिर चलते हैं नेक्स्ट, इतना ही आपको याद रखना है। फिर राजस्थान का कुल अक्षीय विस्तार, हमें जो अक्षीय विस्तार देखना है वो 7 डिग्री 9 मिनट है, जबकि जो हमने बताया था ना जो ऊपर से यहाँ से लेकर के 23 डिग्री से जो हमने बताया था 23 डिग्री से 30 डिग्री के बीच की जो लंबाई है वो है 7 डिग्री 9 मिनट की। जो हाँ ये थी ना, ये सॉरी गलत मैप हो गया, ये करके ये जो ये वाली दूरी है ना उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी, ये है 7 डिग्री 9 मिनट की। आप 23 में वो ये जोड़ोगे तो इतना ही आएगा 30 डिग्री 12 मिनट। हाँ, और देशांतरीय डिग्री है वो है, आपको दूरी याद रखनी है, वो है 8 डिग्री 47 मिनट, ये जो दूरी है। और अब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है कि कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है। ये भारत में कर्क रेखा है जो भारत को लगभग मध्य से काटती है और राजस्थान को थोड़ा सा टच करती है। राजस्थान के 2 जिले को टच करती है, जिनमें से बांसवाड़ा डूंगरपुर आते हैं। राजस्थान की वो एकदम नीचे वाले दक्षिण पार्ट में स्थित है। तो आपको ये भी याद रखना है, हर बार एग्ज़ाम इसके सवाल आते ही हैं। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। हाँ, कर्क रेखा के बारे में। अगर कर्क रेखा के बारे में देखा जाए तो हम भारत का नक्शा बनाते हैं थोड़ा सा। आप सॉरी ये थोड़ा गलत हो जाएगा, इसे ऊपर इसे करके इसे नीचे करके ये राजस्थान का पार्ट हो जाएगा, फिर यहाँ करके ये गुजरात का हो जाएगा, ये नीचे करके ये से आप ये थोड़ा सा सही नहीं बनेगा, फिर भी आपको एक याद रखने के लिए बताते हैं। हाँ, तो ये कर्क रेखा है ना जो राजस्थान को यहाँ से काटती है, इंडिया को और राजस्थान को लगभग इंडिया को बीच में से काटती है और राजस्थान को नीचे से काटती है। जो राजस्थान के 2 जिले आते हैं वो आपको बता दूं मैं। राजस्थान की कर्क रेखा काटेगी वो राजस्थान को यहाँ से काटेगी। तो ये और कर्क रेखा
अब कर्क रेखा के बारे में पढ़ लेंगे। कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो होती है हमारी पृथ्वी होती है, उसके अंदर 3 रेखाएं खींची जाती है। अब आपको थोड़ी बहुत कर्क रेखा के बारे में बता दूं। ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर बीचों बीच जो होती है मध्य के अंदर होती है, उसको कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा होती है जो 0 डिग्री अक्षांश पर खींची जाती है। आपको ये याद रखना होगा हमेशा। ये भूमध्य रेखा होती है, बीचों बीच में होती है 0 डिग्री। अब इससे इधर जाओगे, निचली साइड जाओगे तो भी आपको धीरे धीरे डिग्री बढ़ती जाएगी, और ऊपर की जाओगे तो आपको जो डिग्री अक्षांश है वो भी बढ़ते जाएंगे। तो हम कैसे याद रखेंगे? अब आपको याद रखना है कि ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच में से काटती है भूमध्य रेखा होगी ये, और ऊपर से काटेगी आपको कर्क रेखा। यानी अब याद रखने, कभी कभार भूल जाते हैं बच्चे, तो आपको याद रखना है कि के पहले आता है, तो यह आ जाएगी कर्क, यहाँ आएगी भूमध्य, और ये निचले आएगी मकर। अब आप खुद समझ लो कि माँ सबसे बाद में आता है, के सबसे पहले आता है, बीच में मध्य, भूमध्य रेखा हो जाएगी। और इसकी बीच में वो 0 डिग्री ये हो जाएगी 0 डिग्री, और ये भी हो जाएगी 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री ये हो जाएगी, 23.5 डिग्री ये हो जाएगी। मकर रेखा भी 23.5 डिग्री, 0 डिग्री से नीचे जाएंगे 23.5 डिग्री, 1 2 3 ऐसे करके 23.5 डिग्री पर ही मकर रेखा होती है। सूर्य हमेशा इन तीनों के बीच में ही रहता है, कभी इनके ऊपर नहीं जाएगा। मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में ही रहेगा। ये सूर्य को डिसाइड करती है, सूर्य इनके बीच में रहता है। इसीलिए आप सभी को ये पढ़ना पड़ता है कि सूर्य, देखो जब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब सूरज कर्क रेखा पर होता है, और जब हमारे यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है जब सूरज मकर रेखा पर होता है। तो इससे हमारे मौसम का परिवर्तन ये सारी होती है, जो इनके बीच में सूरज यहाँ पर ही रहता है। आपको ये जानना है। और अब हम पढ़ेंगे कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा जो हमारे राजस्थान से हमें क्या पढ़ना है कर्क रेखा के बारे में, वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए अब ये क्या फैक्ट बता रहे हैं अब आपको देखते हैं, दिखाएंगे कि कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के दक्षिणी सीमा से, और राजस्थान का बांसवाड़ा जिले के मध्य कुशीनगढ़ से गुजरती है। और कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई जो 26 किलोमीटर है, यानी वो थोड़ी सी निकलती है। और हम देखते हैं कि राजस्थान की वैसे तो लंबाई बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर इसकी लंबाई है 800 शायद ये सही होगा मेरे हिसाब से, और ये हो जाएगी 823 इतना ही है। अगर कुछ हो सकता है ऊपर नीचे हो थोड़ा बहुत मेरे को। हाँ चलिए फिर हम बताते हैं आगे आपको। हाँ ये राजस्थान की है जो कर्क रेखा, यहाँ से 26 जो हमारी है 26 किलोमीटर तक काटती है। और राजस्थान का सर्वाधिक भाग कर्क रेखा के उत्तरी भाग में स्थित है, यानी पूरा का पूरा राजस्थान लगभग उत्तरी रेखा पर ही स्थित है। हम जैसे कि ये राजस्थान है, ये राजस्थान है, कर्क रेखा यहाँ से काटती है, तो राजस्थान सारा कुछ राजस्थान ऊपर ही रह जाता है, यानी कर्क रेखा के उत्तरी भाग में ही रह जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और अब देखिए भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती है। जब भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कैसे होगी, ये हमारी पृथ्वी है, जब सूरज यहाँ रहेगा तो यहाँ से भी सीधी आएगी, अगर सूरज मकर रेखा पर रहेगा तो भी यहाँ भी सीधी आएगी, और सूरज अगर यहाँ भूमध्य रेखा पर होगा तो भी सीधी पड़ेगी। इसीलिए कहते हैं कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती है। यहाँ वहाँ का तापमान अधिक होता है। जैसे कि हमारे जो सूर्य के आसपास जो देश आते हैं ना, वहाँ के लोग थोड़े काले होते हैं, वो इस सूर्य की किरणों के कारण ही होता है उनका रूप। जैसे कि ये भूमध्य रेखा वाले देश हैं, जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप यहाँ होता है, और एशिया महाद्वीप का लगभग यहाँ होता है। जो गोरे लोग होते हैं ना, उनका थोड़ा महाद्वीप जो उनकी देश आ जाते हैं वो मकर रेखा से ऊपर आ जाते हैं, इसीलिए वो थोड़े गोरे होते हैं। और जो हमारे काले वाले लोग होते हैं, काले जिनकी चमड़ी काली होती है, वो इन तीनों रेखाओं के बीच में आ जाते हैं, इसीलिए उनकी जो गर्मी के कारण उनकी चमड़ी काली हो जाती है। तो बच्चों हम आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में तो ये हमने जान लिया। हाँ थोड़ा बहुत अब धीरे धीरे सुधार करेंगे हम, आपको अभी समझाने के लिए ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। तो चलिए हम आगे पढ़ेंगे
भूमध्य रेखा जो ये पढ़ लिया, और जो जो भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सूर्य की किरणें तिरछी होती जाएगी, ये बता रहा है इसमें। और आप तापमान में भी कमी आ जाती है, जैसे हमने बताया ना, जहाँ जहाँ की, अब देखो, अब ये भूमध्य रेखा है, हमने बताया ना गोरा रंग चमड़ी का, वो अब यहाँ है, यहाँ ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है क्योंकि यहाँ सूरज की गर्मी, और यहाँ नीचे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है क्योंकि यहाँ सूरज की जो किरणें हैं वो एकदम तिरछी जाती है, पहुँच नहीं पाती है। तो इसलिए यहाँ गर्मी नहीं होगी तो फिर ठंडी बढ़ेगी तो यहाँ के लोग गोरे होने अपने आप शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर सूर्य की गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, इसीलिए यहाँ की चमड़ी थोड़ी बहुत पकनी शुरू हो जाती है। इसीलिए यहाँ का तापमान ज़्यादा रहता है। और ऊपर की जो पोल हैं, ध्रुव बोला जाता है, पृथ्वी के ऊपरी और नीचे क्षेत्र को ध्रुव पर सूर्य की किरणें कम पहुँच पाती है, इसलिए वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है। तो चलिए बच्चों, हम पढ़ेंगे आगे का टॉपिक। और राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती हैं, जबकि श्री गंगानगर में तिरछी पड़ती है। अब आपको ये कैसे समझाते हैं, देखो आइए, ये जैसे हमारा राजस्थान है, अब ये राजस्थान है, तो यहाँ से निकलेगी सूर्य, मान लो आज कर्क रेखा पर है सूरज, आज कर्क रेखा पर, यहाँ पर कर्क रेखा पर है, तो यहाँ तो सूरज की किरणें एकदम सीधी पड़ेगी क्योंकि आज यहीं पर ही है। और यहाँ पर श्री गंगानगर है, तो यहाँ जाने में टाइम लगेगा इसको, तो यहाँ पर थोड़ी तिरछी हो जाती है और यहाँ पर एकदम सीधी पड़ेगी। इसलिए सूरज जब कर्क रेखा पर होता है तो यहाँ से तिरछी पड़ती है श्री गंगानगर में। और जब सूरज कर्क रेखा पर होता है तो बांसवाड़े के अंदर, क्योंकि वो कर्क रेखा पर ही सूरज है, तो वहाँ सीधी पड़नी शुरू हो जाती है। तो चलिए हम पढ़ते हैं आगे का टॉपिक। नोट आपको ये चीज़ अब आपको जानने के लिए नोट करना कि हर बार इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन इनमें से ही आते हैं आपको, और ज़्यादा डीपली नहीं पूछेंगे आपको। चलो हाँ तो बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे अब इम्पोर्टेंट नोट्स जो आपको नोट करने की चीज़ है याद रखने के लिए। राजस्थान को राज्य की भौगोलिक स्थिति के अनुसार राज्य का सबसे गर्म जिला बांसवाड़ा है, क्योंकि यहाँ की सूर्य की किरणें ज़्यादातर सीधी पड़ती हैं। और राज्य का सबसे ठंडा जिला गंगानगर है। गंगानगर में सूर्य की जब कर्क रेखा पर सूर्य होता है तो तब यहाँ से कम दूरी तिरछी रेखाएँ पड़ती है सूरज की, इसलिए। और वर्तमान में राज्य सर्वाधिक गर्म व ठंडा जिला दोनों चूरू है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सर्दी, सबसे ज़्यादा गर्मी यहीं पड़ती है। एवरेज ज़िले के अंदर आपको याद रखना है, एक स्थान के लिए अगर याद रखना है तो वो आपकी हो जाएगी फलोदी जोधपुर में। सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है, वहाँ पड़ती है फलोदी जोधपुर के अंदर। ये ज़िला सर्दियों में अत्यधिक ठंडा व गर्मियों में अत्यधिक गर्म रहता है। ज़िले के हिसाब से आपको याद रखना है चूरू, ठीक है। और इसके यह कारण यहाँ पाई जाने वाली रेत और जिप्सम की परत है। जिप्सम की परत आपको कारण भी याद होना जरूरी है। आप पूछ लेता है कभी कभार कि चूरू है जो यहाँ से सबसे अधिक गर्मी और सबसे अधिक ठंड पड़ती है, इसका कारण बताइए। तो यहाँ से पाई जाने वाली रेत और यहाँ जो जिप्सम की परत होती है जो ज़मीन के नीचे होती है, इसके कारण यहाँ सर्दी गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ती है। और पूर्वी देशांतरी भाग में सूर्य के सबसे पहले सामने आता है, ठीक है, जब सूर्य उदय होता है तब। और ये इस कारण सर्वप्रथम सूर्योदय और सूर्यास्त राजस्थान के पूर्वी भाग धौलपुर में होता है, जबकि सबसे पश्चिम जिला जैसलमेर में। यानी आपको बताएं, इसको थोड़ा एक सेकंड आपको बता दें कि कैसे होगा। चलो ये राजस्थान का मैप है, आपको याद रखना है। जब सूर्य उदय यहाँ से होता है तो पहले किरणें यहाँ धौलपुर में पड़ेगी, और सबसे लास्ट में जब सूर्य उदय होगा सबसे लास्ट में जैसलमेर में पड़ेगी। और जब सूर्य अस्त होता है तो आपको याद रखना है, सूर्य अस्त होता है तो तब सूरज यहाँ होता है, तो यहाँ जैसलमेर में सबसे पहले सूर्य अस्त के समय जैसलमेर में किरणें सबसे लास्ट में पड़ती है, और सबसे सूर्यास्त सबसे जल्दी यहाँ पर हो जाता है। ये आपको याद रखना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और नोट अब आप आगे याद रखना है कि राज्य में सर्वप्रथम सूर्योदय सूर्यास्त ये पढ़ लिया हमने, बता दिया आपको। और राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख 682 के सन
बसंतगढ़ सिरोही शिलालेख में हमें इसका उल्लेख मिलता है। आपको ये इम्पोर्टेंट याद रखना है, हर बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि 682 ईस्वी के अंदर बसंतगढ़ सिरोही के अंदर जो शिलालेख मिला था उसके अंदर राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। ठीक है, आपको ये थोड़ा याद रख लेना है। और फिर आप बढ़ते हैं, किंतु ये सब का अर्थ राजाओं के रहने का स्थान प्रयुक्त हुआ, यानी राजस्थान का मतलब होता है राजाओं के रहने के स्थान। उस समय के अनुसार इसका ट्रांसलेट हुआ था। जब इसको पढ़ा था तो जो खोज करता थे उन्होंने बताया गया इसका अर्थ जो है राजाओं का रहने का स्थान बताया गया था। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो नोट, अब 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो पहली बार भारत सरकार द्वारा राजस्थान शब्द का वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी और इसकी राजधानी जयपुर घोषित किया गया था। तो चलो बच्चों, हम आज के लिए पार्ट 1 में इसे यहीं तक रखेंगे। हम कल पढ़ेंगे राजस्थान का भौगोलिक स्थिति और इसकी स्थिति कैसी है, कौन से राज्य लगते हैं, कौन से ज़िले हैं, इनकी सीमा किससे लगती है, ये हम पढ़ेंगे कल के टॉपिक में अंदर। चलो बच्चों।